नमस्कार, 10 का दम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर सीएम योगी ने भर्ती आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक की है। सीएम ने 74,000 पदों के लिए भर्ती पूरे करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के भी निर्देश दिए हैं। 30,000 पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड करेगा भर्तियां। 27,000 पदों पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करेगा भर्तियां। 17,000 पद उच्चतर शिक्षा चयन आयोग के जरिए भरे जाएंगे। तो मिशन रोजगार यहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार का। सीएम योगी लगातार भर्तियों को लेकर गंभीर हैं। इसी को लेकर बड़ी बैठक की गई है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यहां पर भर्तियां करेगा। 30,000 पदों पर भर्तियां होंगी। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। अनामिका, भर्ती आयोगों के अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की है, क्या प्लान तैयार हुआ है? देखिए अनुपम, चुनावी साल में अलग अलग योजनाओं को अमली जामा पहचानने के साथ साथ सरकार को चिंता मिशन रोजगार की है। और मिशन रोजगार के तहत सबसे ज्यादा जो बड़ी खेप है नौजवानों की, उनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत 74,000 भर्तियों के लिए जो प्रक्रियाएं हैं उसको शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कल जिस तरीके से अलग अलग सेवा आयोग के जो अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठक की है और बैठक के बाद ये तय किया है कि किस किस विभाग में किस आयोग द्वारा कितने पदों पर कुछ सृजित किया जाएगा और कितने कितनों पर भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो अभ्यर्थी हैं उनको परीक्षा देने के लिए और ज्यादा डिस्टेंस ना अपनाना पड़े, अलग अलग शहरों को डिस्टेंस ना बनाना पड़े, उनके शहर में ही परीक्षाएं हो। इसके अलावा नकलविहीन परीक्षाएं हो, पारदर्शी ढंग से हो, ताकि भर्तियों पर सवाल खड़े ना हो। इसके अलावा अगर भर्तियों की प्रक्रिया में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है टेक्निकल, तो मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क करके उन दिक्कतों को तुरंत दूर किया जाए और प्रयास ये किया जाए कि अगले 3-4 महीने में जो परीक्षाएं हैं, फिर चाहे इंटरव्यू की बात करें तो अलग अलग फेज में जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करके कम से कम रोजगार का तोहफा अगले 6 महीने में नौजवानों को मिलना चाहिए। और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जो रूपरेखा तैयार की है उसको लेके अलग अलग आयोगों के अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं। अनुपम, अनामिका, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि चुनावी साल में जिस तरीके से यह मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जाएगा, जाहिर तौर पर पॉलिटिकल फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को इसका आने वाले वक्त में मिलेगा। और देखिए, हमेशा से ही रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है चुनाव के पहले। और सपा सरकार ने, आपने देखा हो कि कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके रोजगार का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश सरकार हालांकि दावा भी कर रही कि अलग अलग विभागों में पिछले 15 सालों के मुकाबले ज्यादा भर्तियां की गई हैं। लेकिन अब चूंकि सरकारी अगर भर्तियों की बात की जाए तो उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 74,000 अगर बात की जाए तो पद सृजित करके 74,000 अभ्यर्थियों के लिए, रोजगार के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, जिसका फायदा कम से कम आने वाले चुनाव में भी दिखाई देगा, जब मुख्यमंत्री चुनावी रैलियों से ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आयोग के द्वारा कितने अभ्यर्थियों को रोजगार दिया है, कितने नौजवानों को रोजगार से जोड़ा है। और ये कम से कम इसका ऐलान कम से कम बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कौन होगा 53 जिलों का जिलेदार? 53 सीटों का पूरा गुणागणित। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। हर सीट का पूरा हिसाब किताब। हर पोलिंग बूथ पर न्यूज 18 के रिपोर्टर। 53 जिलों से लाइव रिपोर्टिंग। बीजेपी और एसपी में कांटे की टक्कर। उत्तर प्रदेश में 53 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आपका जिले का जिलेदार कौन होगा, यह आज आपको पता चल जाएगा। चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 22 जिलों में निर्विरोध चुनाव हो चुका है। इनमें से 21 जिलों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है।
और बातचीत करने के लिए सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय, अमेठी से पप्पू पांडे, मैनपुरी से दिनेश शाक्य, बदायूं से सुशील पांडे हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं आजमगढ़ का। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ हैं। अभिषेक, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की बेल्ट है, किस तरीके का दंगल और मुकाबला आप देख रहे हैं इस बार? जी अनुपम, निश्चित तौर पे आज आजमगढ़ में जिलेदार की कुर्सी किसकी होगी इसका फैसला होना है। तो निश्चित तौर पे आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ रहा है। पिछले 5 दशक से यहाँ पर सपा और बसपा का जो है कब्जा रहा। लेकिन सबसे दिलचस्प जो बात है, इस बार समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता बाहुबली पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के बेटे पर जहाँ समाजवादी ने दांव खेला है, तो वहीं बसपा इस बार बैकफुट पर है और अपने प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारी है। तो यहाँ पर जो टक्कर होने वाली है, सपा के गढ़ में पहली बार जिले में हाशिए पर स्थान रखने वाली भाजपा है, जो समाजवादी पार्टी को सीधी टक्कर दे रही है। ना सिर्फ दुर्गा यादव का यहाँ पर प्रतिष्ठा दांव पर फंसा हुआ है, बल्कि अखिलेश यादव जिनका ये संसदीय क्षेत्र है, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कारण कि जो बीजेपी के प्रत्याशी संजय निषाद हैं, वो अमित शाह के बेहद करीबी माने जाने वाले कन्हैया निषाद के बेटे हैं, जो अतरौलिया के रहने वाले हैं। अतरौलिया से विधानसभा में ताल भी ठोक चुके हैं। तो कुल मिलाकर आजमगढ़ जिले में सपा के गढ़ में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सपा को सीधी टक्कर दे रहा है। तो आज जिलेदार कौन है इसका फैसला होने जा रहा है। 11 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और 3 बजे तक चलेगी। आजमगढ़ में कुल 84 जिला पंचायत सदस्य हैं जो अपने जिलेदार का चुनाव करेंगे। साथ ही साथ आजमगढ़ में सुकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए आजमगढ़ के एसपी सुधीर सिंह ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ ब्रीफिंग चल रही है। आजमगढ़ के कोतवाल, जो शहर कोतवाल हैं, के गुप्ता यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से ब्रीफिंग कर रहे हैं, सबको गाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ निर्देश दिया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग करानी है और किसी बाहरी को बिल्कुल अभिषेक, हम आएंगे आपके पास। रुक करेंगे अमेठी का। पप्पू पांडे हमारे साथ वहां से हैं। पप्पू, कांग्रेस का गढ़ अमेठी को कहा जाता है, भले ही बदली हुई परिस्थितियां हैं, ऐसे में कितना दिलचस्प मुकाबला वहां पर आप देख रहे हैं? जी अनुपम, बिल्कुल आपको बता दें कि कांग्रेस के गढ़ के रूप में देश और दुनिया में जानी वाली अमेठी में ऐसा पहली बार हुआ है कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है और पूरी तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से वॉकआउट कर चुकी है। बसपा ने भी वॉकआउट किया है। मुकाबला इस बार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में भाजपा और सपा बनाम हो गया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा जिस तरीके से अमेठी में कब्जा कर चुकी है, अमेठी में ज़्यादातर विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष करीब करीब भाजपा का तय माना जा रहा है। लेकिन मुकाबला सपा और भाजपा में है। आपको बता दें कि यहाँ पे अमेठी पुलिस अधीक्षक बिल्कुल पप्पू, दिलचस्प मुकाबला। सुशील पांडे बदायूं से हमारे साथ हैं। सुशील, बताइए, बदायूं में किस तरीके से मुकाबला आप देख रहे हैं और क्या तैयारियां वहां पर मतदान को लेकर की गई हैं? तौर से मैं दिखाऊं, पहले पोलिंग सेंटर देखिए, ये फिलहाल बदायूं का जहां पर यहाँ पर पोलिंग जो सेंटर्स है जहां पर वोट पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात इस मामले में सुरक्षा को लेकर है। तो आप देख सकते हैं बम स्क्वाड के जो तमाम लोग हैं वो भी मौके पर हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है। आप देख भी सकते हैं कि हर जगह पर फिलहाल यूपी पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो खड़े हैं। भले ही टेम्परेचर 42 का हो, लेकिन सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, एसएसपी की तरफ से यहाँ पर पूरी जो व्यवस्था है चाक चौबंद की गई है। हमारे साथ फिलहाल चितरंजन हैं जो फिलहाल यहीं के हैं, वो भी आपको जानकारी देंगे। सपा और बीजेपी में एक बड़ी टक्कर मानी जा रही है, क्या कुछ रहा इतिहास? इतिहास ये है कि ये समाजवादी का गढ़ है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें जीती हैं और वहीं भाजपा ने 17 सीटें जीती हैं। बसपा की 6 हैं और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं। 14 निर्दलीय हैं। ये 14 निर्दलीय लोग ये फैसला करेंगे कि हम किसको वोट देंगे। अब इसी के आधार पर यहाँ की सत्ता चुनी जाएगी कि ये किसको वोट करते हैं। तो ये अनुपम लड़ाई है कुल मिला के, सपा और बसपा का वर्चस्व का मामला है। अब देखना बेहद अहम होगा कि इस मामले में जब 11 बजे शुरू होगा वोटिंग, तो फिलहाल वोटिंग के बाद जिले का जिलेदार कौन चुना जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तैयारियां पूरी हैं। प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। देखना बेहद अहम है कि जब 11 बजे से ये वोटिंग शुरू होगा अनुपम, तो फिलहाल इस पूरे मामले में वोटिंग की प्रक्रिया कैसी होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि ये सपा और बसपा का वर्चस्व का सीट माना जाता है। सपा के लिए यहां अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव और मायावती, यहां तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहां पर लड़ भी चुके हैं। अब देखना ये बेहद अहम होगा कि ये जो लड़ाई है उस लड़ाई में किसके सिर पर ताज आएगा। अनुपम, बिल्कुल, सीधे चलेंगे अब हम सुशील मैनपुरी के
दिनेश शाक्य हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है और पिछले वक्त में काफी समीकरण बदले भी हैं। इस बार के समीकरण क्या कह रहे हैं? बिल्कुल अनुपम जी, मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है मैनपुरी, और मैनपुरी में 1991 से लगातार समाजवादी पार्टी का ही जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होता चला आया। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया है कि वो अपना उम्मीदवार यहां पर हर हाल में काबिज करवाएगी। मैनपुरी की जो तस्वीर है, यहाँ पर 30 जिला पंचायत सदस्य हैं, जिनमें 13 समाजवादी पार्टी के पक्ष में, 8 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, 8 निर्दलीय और 1 कांग्रेस के पक्ष में सामने आया है। तो जो स्थितियां अभी फिलहाल यहाँ बनी हुई हैं, दोनों दलों की तरफ से इस तरीके का दावा है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं मनोज यादव और भारतीय जनता पार्टी के अर्चना भदौरिया, दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सारा दारोमदार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो निर्दलीय 8 हैं उनके ऊपर टिका हुआ है कहीं न कहीं। तो इस तरीके की तस्वीर अभी फिलहाल है। 11 बजे से यहाँ पर वोटिंग होगी और 3 बजे के बाद इसकी मतगणना की जाएगी। तो अभी फिलहाल हमको 4 बजे तक का इंतजार, 3 और 4 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। नतीजे क्या निकल करके सामने आते हैं, कौन जीतता है और कौन हारता है। हालांकि दोनों दल इस बात का दावा लगातार करते चले आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बरकरार रखेगी और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल दिनेश, आप नजर बना के रखिए, बने रहिए हमारे साथ। मोहम्मद शबाब राजधानी लखनऊ से हैं। शबाब, इन परिणामों को किस तरीके से समझा जाए, किस तरीके से देखा जाए और कितना दिलचस्प मानते हैं इस मुकाबले को आप? बिल्कुल, देखिए, इन परिणामों को हल्के में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं लेना चाहेगी अनुपम, क्योंकि 22 के चुनावों से पहले ये लिटमस टेस्ट की तरह इन चुनावों को देखिए। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है, हमेशा ये चुनाव उसी पार्टी के फेवरेबल रहते हैं। पिछली सरकार अखिलेश यादव की थी, तब 74 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए थे, जिनमें से 60 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी ने जीती थी। उससे पहले बहुजन समाज पार्टी के रिजीम में भी कुछ ऐसा ही दौर रहा है, यानी कि जो सत्ता में पार्टी रहती है, ये चुनाव उसके होते हैं, उसी के ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष जीतते हैं। मौजूदा इन चुनावों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 21 जो हैं वो प्रत्याशी जीत चुके हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हैं तो बची हुई 53 सीटों पर जो आज उत्तर प्रदेश भर में चुनाव हो रहा है, उसमें से 40 सीटें कम से कम उसे जीतनी होंगी, तब वो पिछली सरकार से ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि 40 सीटें जीतने के बाद वो 61 सीटों के समाजवादी पार्टी के रिकॉर्ड को तोड़कर आगे आ पाएगी। पहली बात। दूसरी बात यह कि चुनावों में, विधानसभा चुनावों में जाने से पहले हर पार्टी अपना दबदबा बनाना चाहती है, वो ये दिखाना चाहती है कि जनता के बीच किस कदर वो है। ये चुनाव पूरी तरीके से हमने देखा, नामांकन से लेकर के और मतदान तक पूरा घटनाक्रम एक नहीं तमाम जगहों पर जिला पंचायत सदस्यों और अध्यक्षों से जुड़ा हुआ रहा। कई जगहों पर अपहरण की खबरें आई तो कई जगहों पर चीजों को जो है वो मैनेज जिला प्रशासन की तरफ से किया गया। समाजवादी पार्टी के लोग जो है, अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके से तैयारी है मतदान की और क्या इंतजाम किए गए, जरा तस्वीरें भी दिखाइए। लखनऊ में आज जब मतदान 11 बजे शुरू होगा अनुपम, ये कलेक्ट्रेट का परिसर है। मैं तस्वीरें हमारे कैमरा सहयोगी गोपीगिरी आपको दिखाएंगे। चूंकि अब मतदान में बहुत ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है, लिहाजा जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अपने अंतिम रूप में हैं। अंतिम दौर में तैयारियां हैं। गेट के बाहर जो है वो पुलिस तैनात है, पीएसी तैनात है। वोटिंग जहां पर होगी वहां पर सीसीटीवी जो है वो कैमरे लगाए गए हैं। एक कमरे में ही वोटिंग होगी और वहीं पर ही काउंटिंग होगी। 2 अलग अलग टेबल हैं। हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कैसे जो प्रेक्षक हैं वो एक जगह पर वोटिंग कराएंगे और उसके बाद जो है वो दूसरे प्रेक्षक जो हैं वो काउंटिंग के लिए जो है वो चीज़ों को देखेंगे। सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। लखनऊ में 25 जो हैं वो जिला पंचायत के सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि 10 जो हैं वो उनके फेवर में हैं। समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी जीते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास महज 3 हैं। 12 प्रत्याशी निर्दलीय हैं। समाजवादी पार्टी बिल्कुल शबाब, जरा हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि जो जिला पंचायत के सदस्य अपने वोट को डालने के लिए आएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनने के लिए, क्या उनके लिए प्रशासनिक अमले ने कोई नियम कायदे कानून बनाए हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते रहे हैं कि पूर्व में जब जिला पंचायत सदस्य आते थे तो बाकायदा अपने समर्थकों के साथ पूरा का पूरा काफिला लेकर आते थे। देखिए अनुपम, इस बार ऐसा मुमकिन नहीं है, चूंकि कोरोना का दौर भी है। ये देखिए कैमरामैन मेरे दाहिनी तरफ आपको दिखाएंगे, बैरिकेड लगी हैं, 3 लेयर के बैरिकेड्स हैं
जो सदस्य हैं उनकी गाड़ियां पीछे ही खड़ी होंगी, वहां से वो पैदल आएंगे। अभी कुछ सदस्य अंदर गए भी हैं। सुरक्षा का लिहाज जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो, कोई जुलूस नहीं निकाल सकता, इसकी सख्त हिदायत दी गई है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। जो सदस्य हैं बिल्कुल बिल्कुल शबाब, जाहिर तौर पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो तमाम हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो पल पल तक की अपडेट हम तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। और न्यूज़ 18 लगातार आपको बताएं कि हर खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 सालों में बढ़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर पीएम मोदी ने सीएम योगी के प्रयासों की सराहना की है। ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 4 सालों के दौरान निवेश बढ़ाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि छोटे शहर और ग्रामीण इलाके भी इन सारी उपलब्धियों के साक्षी बन रहे हैं। योगी सरकार की तारीफ की है प्रधानमंत्री ने यहां पर। उन्होंने कहा कि छोटे शहर और ग्रामीण इलाके भी इन उपलब्धियों के साक्षी बन रहे हैं। यूपी ने पिछले 4 वर्षों के दौरान निवेश बढ़ाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने में जो कदम उठाए हैं उनकी यहां पर तारीफ की गई है, जो प्रयास किए गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि छोटे शहर और ग्रामीण इलाके भी इन उपलब्धियों के साक्षी बन रहे हैं। यूपी पुलिस को नया डीजीपी मिल गया, इसे लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आशा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का नया नेतृत्व अपनी प्रतिबद्धता जनता के प्रति दिखाएगा और अब तक के भाजपा काल में पुलिस के द्वारा जिस प्रकार की नाइंसाफी आम जनता और विपक्ष के खिलाफ झूठे मुकदमों के रूप में हुई है, उस प्रथा को खत्म करेगा। पुलिस जनता के विश्वास का प्रतीक होनी चाहिए। पंजाब में बिजली संकट को लेकर मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि पंजाब में बिजली के गंभीर संकट से आम जनजीवन, उद्योग धंधे और खेती किसानी आदि बुरी तरह से प्रभावित है, जो ये साबित करता है कि वहां की कांग्रेस सरकार आपसी गुटबाजी, खींचतान और टकराव आदि में उलझकर जनहित और जन कल्याण की जिम्मेदारी को तिलांजलि दे चुकी है। इसका जनता को संज्ञान लेना जरूरी है। पंजाब के बेहतर भविष्य और राज्य में वहां के लोगों की भलाई इसी में निहित है कि वे कांग्रेस पार्टी की सरकार से मुक्ति पाएं और आगामी विधानसभा आम चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी गठबंधन की पूर्ण बहुमत वाली लोकप्रिय सरकार बनाना सुनिश्चित करें। ऐसा मेरी सभी से गुजारिश है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि बढ़ाएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को आप स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी शर्ट। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए। वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए। वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर सबसे न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर सबसे न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया। स्वागत है। ब्रेक के बाद मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। मेरठ में प्रेमी और प्रेमिका की हत्या करने का मामला सामने आया है। खरखोंदा थाने के भदौली गांव में अपनी ही लड़की के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने अपनी बेटी और प्रेमी की हत्या कर दी। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले प्रेमी आरिफ को गोली मारी और फिर अपनी बेटी की भी हत्या कर दी। यहाँ मेरे चाचा के लड़के की डेथ हो गई, उसका गोली लगी, मार दी। किसने मारी गोली और क्यों मारी, क्या वजह थी? वो था प्रेम वाला सिस्टम था, बच्चे थे आपस में कोई बात करते थे, बस इसके वजह से। थाना खरखोदा के भदौली ग्राम में तोहसीन पुत्र बुंदे के द्वारा अपनी बेटी और आरिफ पुत्र अली मोहम्मद की हत्या कर दी गई है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का निकल कर आ रहा है। परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया जा रहा है। मुख्य अभियुक्त तोहसीन को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी में एक बेहद खास किस्म का यकृति आम है। इसकी डिमांड प्रदेश ही नहीं बल्कि विदेशों तक है। यहाँ हजारों बीघे में आम का बाग है। लॉकडाउन में जहाँ तमाम बाकी फलों के भाव गिर गए थे, लेकिन आम का भाव नहीं गिरा। ये आम बाराबंकी की खास पैदावार है। व्यापारी और ग्राहक भी यकृति आमों को ज्यादा तरजीह देते हैं। बाराबंकी के बड़ा गांव में हजारों बीघे में फैले आम के बाग हैं। यहाँ के यकूती आम के स्वाद का कोई जवाब नहीं है। इस साल भी इसकी अच्छी पैदावार हुई। यहाँ के आम लखनऊ के आमों को सीधा टक्कर दे रहे हैं। वैसे तो यहाँ आमों की वैरायटी बहुत है, लेकिन जो मजा यकूती में है वो किसी और आम में नहीं। बागवानों को इसके दाम भी अच्छे मिल जाते हैं। करीब 12,000 हेक्टेयर जमीन में आम के बाग हैं और इस काम में हजारों किसान भी लगे हैं। हमारे वहाँ का है कि ये आकूती जो आम है, ये जितना यहाँ पे पैदा नहीं होता उससे ज़्यादा उसका ऑर्डर रहता है। हर आदमी जो है बाहर विदेश तक इसको जो है ले जाता है। इतने लोग हैं यहीं से ले जाते हैं, मंडी ले जाने की नौबत ही नहीं होती है, इसलिए कि आम ये कम है। अब ये लोग अपने लगा रहे हैं, इसलिए ये आम यहीं मिलता है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ से ही इसको परचेज कर लेते हैं। यकूती आम बाराबंकी में ही मिलता है। आम की जो वैरायटी यहाँ है वो और कहीं नहीं मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए बाराबंकी से अनिरुद्ध शुक्ला की रिपोर्ट। बाराबंकी के बड़ा गांव में आपको तमाम किस्म की, आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ की किस्म की आपको यहाँ पे आम मिलेंगे। यकूती जो है उसकी खास यहाँ पे डिमांड है। तो अगर दशहरी आम के अलावा अब तक आपने अगर इन आमों का सेवन नहीं किया है तो आप बाराबंकी के इस गाँव जरूर आएँ। बाराबंकी से न्यूज़ 18 के लिए मैं अनिरुद्ध शुक्ला।